उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की बैठक आज हो रही है। आज ये बैठक बुलाई गई है, पहली बैठक है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। सीएम आवास में योगी कैबिनेट की ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो जाएगी। 9:45 का समय इस बैठक के लिए प्रस्तावित है और सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है। तमाम मंत्री यहां पर आज मौजूद रहेंगे। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ये जो कैबिनेट विस्तार है, ये फाइनल कैबिनेट विस्तार योगी सरकार का किया गया है और अब इसका लक्ष्य है 2027, यानी आज जब मंत्रिमंडल बैठेगा, बातचीत करेगा, चर्चा करेगा तो प्रदेश के लिए कई अहम फैसले लेगा और साथ ही साथ इस चीज को दिमाग में अब रखा जाएगा, इस तरह से कार्य किया जाएगा कि 2027 में एक बार फिर यूपी में कमल ही खिले। 2027 में जब वोटर जाए ये ईवीएम का बटन दबाने तो उसे याद रहे कि योगी सरकार ने किस तरह से और क्या कुछ काम प्रदेश की जनता के लिए किए हैं। देखिए, कैबिनेट विस्तार की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अलग अलग मंत्री जब शपथ ग्रहण कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर भूपेंद्र चौधरी की, दूसरी तस्वीर मनोज पांडे, उसके बाद कृष्णा पासवान जिन्होंने शपथ ग्रहण की, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ने शपथ ग्रहण की थी। ये वो 8 विधायक जिन्हें मंत्री बनाया गया और 2027 से पहले सीएम योगी के फाइनल कैबिनेट के तौर पर ये चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नए मंत्री हैं उन्हें क्या कुछ विभाग सौंपे गए हैं। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिया गया है। मनोज पांडे खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति संभालेंगे। अजीत सिंह पाल के पास खाद्य सुरक्षा एवं औषधि का जिम्मा है। प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। सोमेंद्र तोमर राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। वहीं कृष्णा पासवान पशुधन एवं दुग्ध विकास, कैलाश सिंह राजपूत ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत संभालेंगे। सुरेंद्र दिलेर राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संभालेंगे। तो ये वो 8 मंत्रियों की फहरिस्त है और कौन कौन से विभागों का जिम्मा इन मंत्रियों के कंधों पर है वो भी हमने आपको बता दिया। इन 8 चेहरों को शामिल कर आज पूरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। अब से तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, हम आपको कुल मंत्री बता रहे हैं, योगी मंत्रिमंडल किस तरीके से बनाया गया है वो हम आपको बता रहे हैं और कैसे पूरा खाका खींचा गया है, कैसे संतुलन बनाया गया है, उसके बारे में भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल में कुल 60 मंत्री हैं, जिसमें से ओबीसी 25, सवर्ण 22 और दलित 10 हैं और अन्य अल्पसंख्यक जो हैं वो 3 हैं। और इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री जो हैं वो 23 हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 16 हैं और 21 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये पूरा खाका है मंत्रिमंडल का। यूपी विधानसभा की कुल सीटें अब आप जान लीजिए कि 403 सीटें हैं और अधिकतम मंत्री 60 बनाए जा सकते हैं, वो बना दिए गए हैं। और देखिए, मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लखनऊ से। उनसे हम अब बातचीत कर लेते हैं। रवि, यकीनन बेहद अहम आज की बैठक होने वाली है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और इसे फाइनल विस्तार कहा गया है। इसके साथ ही साथ मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। कौन से वो मुख्य बातें हैं, कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी, क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे आज बैठक में? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक होगी और जो नई जिम्मेदारियां मिली है वो जिम्मेदारियां भी, यानी विभागों का बंटवारा भी हो चुका है जो नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब अगर हम बात करें तो आज की जो बैठक होनी है कैबिनेट की,
उस बैठक में कई जो विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। अगर हम बात करें तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके गठन को मंजूरी है वो मिल सकती है। उसके अलावा कैबिनेट में जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है नियमावली 2026 इसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। उसके अलावा पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता है वो 4000 से बढ़ाया जा सकता है। और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लखनऊ के शहीद पत लोहिया इंस्टीट्यूट है ऑफ मेडिकल साइंस में करीब 1010 बेड का जो मल्टी स्पेशलिटी जो इमरजेंसी सेंटर अस्पताल है उसको लेकर भी मोहर लग सकती है। वहीं टीचिंग ब्लॉक व जो नवीन ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य है और प्रयागराज से संबंध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सा परिसर के विस्तार के लिए जो भूमि हस्तांतरित करने का जो प्रस्ताव है उस पर भी मोहर लग सकती है। उसके अलावा आगरा और लखनऊ में मेट्रो के निर्माण कार्य और उसके अलावा मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की जो सरदार पटेल अपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर भी आशा पत्र है वो जारी करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। यानी कई ऐसे जो मुद्दे हैं जिन पर ये आज जो मोहर है वो लग सकती है। फिलहाल कैबिनेट विस्तार के बाद जो नए मंत्री की जिम्मेदारी मिली है उसके बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। 9:45 बजे बैठक शुरू होगी और करीब 11:15 बजे ये बैठक समापन होगी, जिसके बाद इस कैबिनेट की ब्रीफिंग के जरिए जो पूरी जो कैबिनेट में जो तमाम सारे जो विषय रहे हैं मुद्दे रहे उन मुद्दों को लेकर जानकारी है वो साझा की जाएगी। जी बिल्कुल। एक चीज और बताएं कि अब जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जाहिर तौर पर ये फाइनल है और अब सरकार जो कुछ भी काम करेगी उसमें उत्तर प्रदेश का हित तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कैसे 2027 का किला फतेह करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो। देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और उससे पहले माना जा रहा है कि जो नई जिम्मेदारी है वो मंत्रियों को मिली है। यानी यूं कहे कि टोटल जो मंत्रिमंडल के जो संख्या थी वो टोटल 60 मंत्रियों की हो चुकी है। यानी कि जो विभागों के बंटवारे भी हो चुके हैं मंत्रिमंडल की। अगर हम बात करें तो जो नए लोगों को जो जगह मिली है इस मंत्रिमंडल में उससे पूरा समावेश देखा गया है। चाहे जाति समीकरण को देखें या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को लेकर जो उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्र की जो चारों दिशाएं हैं उन दिशाओं को किस तरीके से खास तौर पे भाजपा है वो मजबूती के साथ काम करती नजर आए। और इसके अलावा जो संगठन जहां काम कर रहा है वही सरकार में भी समन्वय बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है ताकि जो चाहे जातियों के तौर पर समीकरण पूरी तौर पे मजबूत करने का काम हो या उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्षेत्रवाद जो रहता है उसको लेकर किस तरीके से और बेहतर किया जा सके इस पर फोकस रखा गया है। और सीधी जो अगर लाइन की बात करें तो जो 27 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने यानी जीत की हैट्रिक की तैयारी कर रही है और उसके अलावा जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं वो जिम्मेदारियां भी इस हद तक की गई जिस तरीके से जो मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। खास तौर पे अगर हम बात करें दो बड़े नाम ऐसे हैं, चाहे हम भूपेश चौधरी की बात करें जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी मजबूती मानी जाती है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा और राष्ट्रीय लोकदल की ही पकड़ रहती है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी के साथ में है और बीजेपी का जो पश्चिम क्षेत्र है वो अगर मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। वही अगर बात करें तो मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पे थे अब इस बिल्कुल। और मनोज पांडे को जो विभाग दिया गया है वो भी भारी भरकम दिया गया है। ऐसे ही उनको संतुष्ट करने के लिए सिर्फ सांत्वना के लिए नहीं दिया गया है, खाद्य रसद और नागरिक आपूर्ति जैसा भारी भरकम विभाग दिया है जबकि सपा से वो आए थे। तो यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई दूसरे दल को छोड़कर हमारे पास आता है, हमारी सरकार का हिस्सा बनता है, हमें समर्थन देता है तो हम उसे पूरा सम्मान देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनोज पांडे को थोड़ा इंतजार जरूर लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब उनको जो जिम्मेदारी मिली है कैबिनेट में जगह मिली है जो सम्मान मिला है तो निश्चित तौर पर अब उसका फायदा क्योंकि बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी उनको देखा जा सकता है। जैसे समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो जिस तरीके से एक बड़े तौर पे वो काम करते थे और लगातार मुखर होकर बोलते भी थे। अब हालांकि अब वो भाजपा के साथ है, राज्यसभा चुनाव के दौरान वो बगावती तेवर में नजर आए थे और जिस तरीके से चाहे अयोध्या राम मंदिर की बात हो उस वक्त भी कहीं ना कहीं उन्होंने बगावती तेवर उनके देखने को शुरू हो गए थे और जिस तरीके से वो भाजपा के साथ हैं कैबिनेट में भी उनको जगह मिली, कैबिनेट मंत्री बन चुके हो तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा को फायदा होगा। और जो जिम्मेदारियां जो नए मंत्रियों को मिली है
उसका भी कहीं ना कहीं फायदा आने वाले वक्त मिलेगा। तो कुल मिला के पूरा समावेश जो किया गया है वो इसी कोशिश के साथ में 2028 के विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो बीजेपी को और बेहतर परिणाम है वो उसके पक्ष में आए। जी अच्छा रवि, भूपेंद्र चौधरी का कद हमें पता है बीजेपी में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन एमएसएमई विभाग उन्हें दिया गया है। हालांकि जनता से जुड़ाव तो होता है इस विभाग में भी, लेकिन उनके कद के हिसाब से आप किस तरह से समीक्षा करेंगे इस एमएसएमई की? देखिए बिल्कुल, इसको लेकर अगर बात करें तो पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर एक लंबा मंथन चला है और उसके बाद ये मंथन हुआ है, जो विभागों का बंटवारा हुआ वो भी दिल्ली में मीटिंग के बाद हुआ है। आपको अभी ध्यान होगा कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले दिल्ली गए थे और जहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और जिस तरीके से उसको लेकर भी चर्चाएं थी तो यह माना जा रहा था कि, और जिस तरीके से कल कैबिनेट को लेकर जानकारी सामने आई थी तो माना जा रहा था कि जो नए मंत्रियों का जो उन्होंने शपथ ली है तो उससे पहले विभागों का बंटवारा भी हो सकता है और देर शाम उसकी जानकारी भी साझा कर दी गई। तो निश्चित तौर पर विभागों को बंटवारों को लेकर भी मंथन किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदारी मिली है और या यूं कहें कि जो विभागों का बंटवारा हुआ है, ऐसे में उन लोगों पे भी जिम्मेदारी होगी कि आने वाले समय में बेहतर परिणाम मिले और जिस तरीके से एक उम्मीद जताई गई है कि उनको अपने विभागों को लेकर भी बेहतर काम करना है तो ये जिम्मेदारी पे उन पर भी होगी, क्योंकि आने वाले समय में इसी का आकलन होता है कि जो बेहतर काम होते हैं उसके बाद ही जब चुनाव में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका काम का लेखा जोखा भी देखा जाता है कि आपने बिल्कुल। और राकेश सचान जो कि 2022 चुनाव से पहले ही सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनके पास पहले ये मंत्रालय था, अब उनकी जो जिम्मेदारी है सीमित कर दी गई है। तो कई बड़े फेरबदल हमने इस मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में देखा था। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका रवि।